नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना वायरस के बाद भारत किसी तरह से संभल कर चलना शुरू किया था। कोरोना के कुप्रबंधन के कारण जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, वो जैसे ही संभलनी शुरू हुई, ये यूक्रेन वाला घटनाक्रम आ गया। कीव के अंदर रूस की सेनाएं घुसी हुई हैं, बमबारी कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम तक यूक्रेन पर रूस मोटा मोटा अपना कब्ज़ा जमा लेगा। सारा घटनाक्रम आपको पता है और इस बीच में कुछ नई चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिनके कारण भारत इस फालतू के पचड़े में फंस गया है। भारत के किस किस तरह के कारोबार पे असर पड़ेगा, हमें कौन कौन सी चीज़ों की कमी होगी, कमी होने से उनके कितने दाम बढ़ेंगे, कौन कौन से उद्योग संकट में पड़ सकते हैं, क्या हम एक बड़ी और नई मंदी देखने वाले हैं, इन सभी मसलों पर बात करूंगा। अर्थशास्त्र का विषय है, मेरे को भी समझ में नहीं आता है तो मैं उसको बहुत सिंपल कर लेता हूं और उसी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप कहीं मत जाइए, इसका लिंक शेयर कर दीजिए ताकि जब तक मैं वापस आऊं आपके कुछ दोस्त भी मुझसे जुड़ सकें। अभी आया। तेल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अलग अलग देशों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है और भारत चूँकि तेल के आयात पर बहुत हैवीली डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा निर्भर है और भारत में जीडीपी बढ़ाने का सरल तरीका ये माना जाता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ा दो, तो उसके कारण भी यहाँ तेल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और जब तेल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो दुनिया में तेल के 3 उत्पादक हैं, मोटा मोटा बड़े बड़े देश। एक ओपेक है, एक रूस है जिसको अगर आप ओपेक के साथ मिला दें तो वो ओपेक प्लस हो गया, और तीसरा है अमेरिका। अमेरिका ने अपनी ही क्षमता अपने इंटरनल तेल उत्पादन की बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। रूस का एक बड़ा रोल तेल के उत्पादन में है, आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। तो हो क्या रहा है कि अब रूस पर प्रतिबंध लगने का मतलब ये है, सिर्फ तेल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरी तरह के तेल भी हैं, खाने का तेल भी है। तो अब ये प्रतिबंध लगाने के बाद में अमेरिका ने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल का उत्पादन करेंगे और तेल आपको दे देंगे ताकि दुनिया में तेल की ज़्यादा किल्लत ना हो, क्योंकि हम रूस पे प्रतिबंध लगा रहे हैं और रूस से आने वाला क्रूड ऑयल बंद हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है, लेकिन आप इसके साथ ही ये सोचिए कि तेल को एक जगह से जाना दूसरी जगह और दूसरी जगह से दूसरी जगह जाने में एकदम अलग तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। रूस से अगर तेल आएगा तो वहाँ पहले से, चूँकि वो तेल वहाँ से जाना है, वहाँ से आना है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्रैक्स बने हुए हैं, रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं, समुद्री जहाज़ों का एक नेटवर्क है, अलग अलग बंदरगाह तय हैं। बहुत सारे बंदरगाह 12 महीने काम नहीं करते हैं, सर्दी में जम जाता है समुंदर, बहुत सारे 12 महीने काम करते हैं। बहुत उलझी हुई खिचड़ी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका कहेगा कि कल से मैं राशन में सस्ते में अनाज बेचूंगा, आके ले जाना। वहाँ का तेल पूरी दुनिया में कैसे पहुँचेगा, किस दाम पे पहुँचेगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी आएगी, वो एक अलग मसला है। उसके कारण तेल का दाम बढ़ना तो तय है और ये माना जा रहा है कि $130 तक हो जाएगा तेल का, क्रूड ऑयल का दाम। अभी 101 ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो जब तक चुनाव आपके ख़त्म होंगे, मैंने वीडियो बनाया था, उससे भी आगे जाके हो सकता है कि आपको पेट्रोल की और डीजल की कीमत देनी पड़े। तो ये तो होगी तेल की किल्लत की बात जो इस तरह से होने जा रही है। और तेल की किल्लत होने का मतलब ये है कि तेल के जो बाई प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर भी संकट आएगा। वैसलीन से लेके, पेट्रोलियम जेली से लेके, डीजल से लेके, तारकोल से लेके और प्लास्टिक्स को तक। प्लास्टिक का बहुत बड़ा उत्पादक है भारत, विदेशों को प्लास्टिक के बहुत सारे सामान भेजता है। और तेल मैंने कहा था दूसरा तेल भी है, तो जो सूरजमुखी का तेल होता है, सनफ्लावर ऑयल, भारत में सनफ्लावर ऑयल मेजॉरिटी में, थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, 2 देशों से आता है दुनिया में।
एक देश यूक्रेन है और दूसरा देश रूस है। यानी हमको जो सनफ्लावर ऑयल होता है, सूरजमुखी का तेल, जिसको कंपनियां हार्ट के लिए अच्छा कहकर बेचती हैं, कभी कुछ कहकर अच्छा बेचती हैं, उसकी सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। कम क्या हो जाएगी, चूँकि अब वो प्रतिबंध लग जाएंगे, तो यूक्रेन खुद ही तबाह हो गया है, रूस बेच नहीं पाएगा, तो हमको नहीं मिल पाएगा। दूसरी दिक्कत ये होने वाली है कि रूस के साथ हमारा बहुत बड़ा कारोबार है और हम उसको डॉलर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि डॉलर पर प्रतिबंध लग गया है। तो इसके कारण जो है वो हमारी समस्या दूसरी बढ़ जाएगी कि एक तरफ हम लोगों को बहुत सारा ब्याज चुका रहे होंगे, दूसरी तरफ हमारे पास डॉलर ऐसे पड़े होंगे जिससे चीज़ों को हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और इन सब चीज़ों से जो एसोसिएटेड इंडस्ट्री है, सिर्फ सामान महंगा नहीं होता है, एक बात याद रखिए, इससे एसोसिएटेड इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री इन चीज़ों के भरोसे चलती है, उसके भी समीकरण बदलेंगे। कुछ कंपनियां गिरेंगी, कुछ चढ़ेंगी, कुछ बंद हो जाएंगी। तो जो रोज़गार का मार्केट है उसका भी इस पर असर पड़ने वाला है। और केवल तेल, खाने का तेल नहीं, गैस। जिस यूरोप के अंदर ज़्यादातर ये नाटो वाले नाटी हैं और जो यूक्रेन की मदद और ये सब करने की बात कर रहे थे, जो प्रतिबंध में आगे आगे बढ़ के आने वाले हैं, उनके पास गैस रूस से ही आती है। तेल तो बना लोगे भैया, शिप में भी भेज दोगे, चलो किसी तरह भेज दोगे। गैस के लिए तो पाइपलाइन चाहिए, नेचुरल गैस के लिए वो तो है ही नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी अमेरिका से रातों रात पाइपलाइन डाल दोगे। तो उसकी जो किल्लत होने वाली है, उस किल्लत का असर कहाँ पड़ेगा? यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि गैस की उपलब्धता नहीं होगी तो बहुत सारे कारखाने जो गैस से चलते हैं, गैस टरबाइन से चलते हैं, वो भी डूब जाएंगे। जो मेटल इंडस्ट्री है, जो धातु है, उसका भी बहुत बड़ा बाज़ार है जो गैस से संचालित होता है। और भारत का जो मेटल को लेकर है उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और भारत में जो MCX है, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, जो हमारे यहाँ हर चीज़ के दाम बताता है, अगर वहाँ उनकी साइट पे चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि हर धातु का दाम बढ़ा हुआ है जो भारत को मिलने वाली है। यहाँ तक कि सोने और चांदी, जब असुरक्षित होता है सारा वातावरण, तो सेफ इन्वेस्टमेंट स्टेबलाइजर है कौन है? सोना चांदी। तो सोना चांदी के भी दाम बढ़ रहे हैं। और सराफा बाज़ार में भारत में दाम आपको पता ही है 50 से 52 हज़ार के बीच में झूल रहे हैं। चांदी 66,000 रुपये किलो से लेकर 70,000 रुपये किलो के बीच में जा रही है। और अब हालत ये होने वाली है कि चीज़ों को लेकर बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। देखिए, जब आप डॉलर पर प्रतिबंध लगाते हैं तो अमेरिका में डॉलर की अधिकता हो रही है, बाकी दुनिया में डॉलर की अधिकता हो रही है। मैंने आपको एक बार समझाया था कि डिमांड सप्लाई का जो गैप होता है उसके कारण हर चीज़ का दाम घटता और बढ़ता है। जब डॉलर की अधिकता हो जाएगी तो डॉलर का दाम दूसरी चीज़ों के मुकाबले कम होगा, यानी डॉलर की उपलब्धता ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी। पहले ही अमेरिका महंगाई के नाम पे बाप कर रहा है। अमेरिका में महंगाई के कारण उनका बुरा हाल है, किसी भी तरह से वो अपनी महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से उनको हार के अपनी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। अमेरिकी बैंकों को, जो बैंक पूरी दुनिया में प्रो कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट फ्रेंडली होने की दुहाई देकर कहा करते थे कि भाई ब्याज की दर कम करो, उद्योगपतियों को सस्ते में ब्याज मिलना चाहिए ताकि वो कारोबार करें, देश का पैसा उनको मिल जाए आसानी से, तो अब वही देश ब्याज बढ़ाएगा। और जब ब्याज बढ़ के पैसा मिलेगा तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पे जो होता है, जो स्टॉक मार्केट पे भी इन्वेस्टमेंट होता है, उस पे भी असर पड़ेगा। यानी चीज़ें उतनी सादा रहने वाली नहीं, हम लोग फोर्स भी नहीं कर सकते कि किस किस तक होने वाला है। तो अमेरिका अपने आप महंगाई में डूबने वाला है। पहले से महंगाई बहुत है, अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अमेरिका का जो इंटरनल प्रेशर है सरकार के ऊपर महंगाई के कारण, वो और बढ़ने वाला है। तो बाइडेन के लिए आसान काम नहीं रहेगा। और अभी रूस ने अपना पिटारा नहीं खोला है कि वो जवाबी प्रतिबंध क्या लगाने वाला है।
उसने एक छोटा सा काम कर दिया कि ब्रिटेन के जहाज़ हमारे ऊपर से नहीं निकलेंगे। इतने भर से ब्रिटिश एयरवेज ने बोल दिया ठीक है वहाँ से विमान नहीं लेंगे जाएंगे, लेकिन इसका मतलब आप जानते हैं बहुत सारी उड़ानें बहुत घूम के जाएंगी। रूस छोटा मोटा भूभाग वाला देश नहीं है, ये लोड भी जनता के ऊपर ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक ऐसा हालात ऐसे बनने जा रहे हैं जो आम लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अमेरिका के नागरिकों के लिए, यूक्रेन के नागरिकों के लिए चीज़ें बदल देंगे। हमारा 70-80% सूरजमुखी का तेल नहीं आएगा तो हम आप सोच लीजिए हमारा तेल महंगा होगा, सरसों का भी महंगा होगा क्योंकि ओवरऑल तो तेल की उपलब्धता कम होगी ना, तो वो तेल भी कम होगा। बहुत सारी चीज़ें जो रूस से दुनिया खरीदती है जब उसमें प्रतिबंध लगा दोगी तो उनकी किल्लत हो जाएगी। और उन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत जो विमान खरीदेगा, कुछ खरीदता, हथियार खरीदते हैं, उसका क्या होगा? तो रूस को इसलिए दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि उसकी सीमा चीन से मिलती है और चीन में सारा माल बनता और मिलता है। चीन तो उसको सामान दे देगा लेकिन बाकी लोग संकट झेलने वाले हैं, लेकिन चीन उसको सामान देगा तो चीनी सामान भी महंगा होगा। ये दुनिया बड़ी जटिल है। और एक बात को आप समझ लीजिए कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, ये इसलिए किया अमेरिका ने कि पूरी दुनिया हमारे कब्ज़े में रहे और हम सैंक्शन लगा के जिसको चाहें उसकी चाबी टाइट कर दें। लेकिन इसका एक नुकसान हुआ है और वो नुकसान ये हुआ है कि सब देश किसी न किसी मामले में दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। उन देशों को छोड़कर जिनके ऊपर अक्सर प्रतिबंध रहते हैं जैसे कि रूस, बाकी सब देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और उसी निर्भरता का लोग फ़ायदा उठाते हैं और उसी निर्भरता के कारण हम भी परेशान हैं। और जो आत्मनिर्भरता है वो रूस को और चीन को मदद करती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इसका पूरा प्रभाव भूमंडल पर और हम पे क्या पड़ने वाला है। मोटा मोटा जैसे आप बजट देखते हैं और आप कहते हैं क्या महंगा क्या सस्ता हो गया, एक बात मान के चलिए कि सब कुछ महंगा होने वाला है। एक बार और मान के चलिए कि सब कुछ महंगा होने के साथ साथ जो स्टॉक मार्केट आपका ऊपर जा रहा था उसको भी झटका लगने वाला है, वो भी और गिरेगा। स्टेबलाइज होना आसान नहीं है क्योंकि जिस पूरी दुनिया की कंपनियां, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और दूसरी चीज़ें जो जहां से पैसा आता था वो सारे इन्वेस्टर भागेंगे। वो कुछ ऐसे स्टेबलाइजर चीज़ों में जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे, ऐसी कंपनियों में दुनिया भर में पैसा लगा के बैठना पसंद करेंगे क्योंकि कुछ भी पता नहीं है क्या होने वाला है। और ये हालत होने वाली है जो पिछली बार याद होगा मंदी में हुई थी और उस मंदी में कई लोग निपट गए, कई लोगों को नुकसान हुआ और मिडिल क्लास ख़ास तौर पर झेलता है। इस बार भी उसी को झेलना पड़ेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। कल फिर हाजिर होऊंगा, कुछ और बात करेंगे, यूक्रेन पर भी बात करेंगे, कोई दूसरा मसला बड़ा हुआ तो उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार।